नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि IAS की इस नई वीडियो में। भारत में महंगाई हमेशा राजनीति के लिहाज से एक बेहद संवेदनशील मुद्दा रहा है। कई पार्टियां महंगाई को मुद्दा बनाकर सरकार में आई और कई सरकारों को इस मुद्दे के कारण अपनी कुर्सी भी गंवानी पड़ी। यही कारण है कि तमाम सरकारें इस मुद्दे को काफ़ी गंभीरता से लेती हैं, महंगाई के मुद्दे पर काफ़ी विचार विमर्श करती हैं। लेकिन बीते कुछ समय से महंगाई दर में उछाल देखने को मिल रहा है। हाल ही में NSO ने अपने आधिकारिक आंकड़े जारी किए हैं। आंकड़े बताते हैं कि अप्रैल महीने में भारत में मुद्रास्फीति दर 7.8 पर पहुंच गई है। यानी अप्रैल महीने में एक आम उपभोक्ता को किसी खरीदारी करने के लिए मार्च महीने की तुलना में 8% ज़्यादा पैसे देने पड़े। आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, जानेंगे कि ये जो महंगाई बढ़ रही है इसके कारण क्या है और मुद्रास्फीति क्या होती है और ये किस तरह से किसी देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं, यानी इस वीडियो में हम किन बिंदुओं की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि आज की खबर क्या है, न्यूज़ क्या है। इसके बाद मौजूदा परिदृश्य को समझेंगे कि वर्तमान में मुद्रास्फीति की क्या स्थिति है। इसके बाद इसके कारणों को जानेंगे, यानी जो मुद्रास्फीति बढ़ रही है, जो महंगाई बढ़ रही है, उसके क्या कारण हैं उसे जानेंगे। साथ ही इसी बीच हेडलाइन मुद्रास्फीति को भी जानने की कोशिश करेंगे। इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं, प्रभावों को जानेंगे। इसके अलावा हमारे सामने क्या चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों की बात करेंगे और रिजर्व बैंक ने इस संबंध में क्या प्रयास किए हैं उन्हें जानने की कोशिश करेंगे। अंत में एक प्रश्न पर चर्चा करेंगे जिसे आप मेंस के स्तर पर सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। ये जो पूरा विषय है वो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित है। आप इसे भारतीय अर्थव्यवस्था, वृद्धि एवं विकास और मौद्रिक नीति जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले आज की हमारी खबर को देख लेते हैं। हमारी जो खबर है वो इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन से है। खबर है द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ राइजिंग इन्फ्लेशन, यानी जो लगातार महंगाई बढ़ रही है, मुद्रास्फीति बढ़ रही है, उसके कारण क्या हैं और उसके प्रभाव क्या हो सकते हैं, उसके इफेक्ट क्या हो सकते हैं। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले मौजूदा परिदृश्य को देख लेते हैं। तो हमने बात की कि हाल ही में NSO यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने अपने आधिकारिक आंकड़े जारी किए हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि अप्रैल महीने में भारत में मुद्रास्फीति दर 7.8% के आसपास पहुंच गई है। इन आंकड़ों की माने तो ये जो 7.8% की मुद्रास्फीति दर है, ये न केवल पिछले 8 वर्षों में सबसे अधिक है, बल्कि RBI द्वारा जो सीमा निर्धारित की गई है उससे भी लगभग दोगुना है। RBI ने उर्जित R पटेल की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दी और इस रिपोर्ट के आधार पर RBI ने एक मुद्रास्फीति के लिए एक सीमा निर्धारित की। यह सीमा थी 4% की, यानी किसी भी वर्ष मुद्रास्फीति 4% से ज़्यादा नहीं रहेगी। हालांकि इसमें 2% ऊपर नीचे हो सकता है, यानी अधिकतम जो स्तर है मुद्रास्फीति का वो 6% के आसपास रह सकता है और जो न्यूनतम स्तर है वो 4% के आसपास रह सकता है। लेकिन बीते कुछ समय से ये 6% से भी ज़्यादा बना हुआ है और अप्रैल महीने में ये 7.8% तक पहुँच गया है, जो कि लगभग जो एवरेज स्तर है उससे दोगुना है। अब आगे बात करते हैं कि इसके कारण क्या हैं, यानी महंगाई इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है। तो जो सबसे पहला कारण हमें दिखाई देता है, जो अल्पकालिक कारण भी जैसे कह सकते हैं, वो कारण है रूस यूक्रेन युद्ध का। हम जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच बीते कुछ समय से युद्ध चल रहा है और इस युद्ध का अभी तक हमारे सामने कोई भी परिणाम नहीं आया है। लेकिन इस युद्ध के चलते दुनिया भर में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं, जिसके कारण मुद्रास्फीति भी बढ़ रही है और इसको जो भारत में मुद्रास्फीति बढ़ रही है उसका एक कारण माना जा सकता है। हालांकि कई जो जानकार हैं वो इस कारण को खारिज करते हैं। उनका कहना है कि रूस यूक्रेन युद्ध का भारत की मुद्रास्फीति पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है, बल्कि वो मानते हैं कि जो आंकड़े जारी किए गए हैं वो अप्रत्याशित नहीं हैं, बल्कि जानकारों को पहले से लगता था कि आगे आने वाले समय में भारत में महंगाई इतनी तेजी से बढ़ सकती है। अक्टूबर 2019 के बाद से ही भारत में मुद्रास्फीति तेजी से बढ़ रही है। इसके अलावा साल 2022 की शुरुआत से ही भारत में मुद्रास्फीति दर 6% से ऊपर बनी हुई है, यानी ये वो समय था जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू नहीं हुआ था। इस तरह से इस युद्ध के जो प्रभाव है वो भारत में मुद्रास्फीति पर काफ़ी कम है। इसके अलावा जानकार ये भी मानते हैं कि आने वाले समय में ये मुद्रास्फीति दर, ये महंगाई और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो अब अगर रूस और यूक्रेन युद्ध जो हो रहा है वो इसका कारण नहीं है, तो इसके कारण क्या हैं, यानी ये महंगाई इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रही है, जबकि जानकार कह रहे हैं कि रूस यूक्रेन का युद्ध इसका कोई कारण नहीं है। तो इसके लिए हमें हेडलाइन मुद्रास्फीति का गणित समझना होगा। मुद्रास्फीति मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। पहली होती है हेडलाइन मुद्रास्फीति और दूसरी कोर मुद्रास्फीति। हेडलाइन मुद्रास्फीति किसी भी अर्थव्यवस्था में जो समग्र वस्तुएं होती हैं उनकी कीमतों में बढ़ोतरी और कमी को दर्शाती है, जबकि कोर मुद्रास्फीति में हेडलाइन मुद्रास्फीति ही शामिल होती है, लेकिन इसमें जो खाद्य कीमतें होती हैं और ईंधन की कीमतों को शामिल नहीं किया जाता है।
अब हेडलाइन मुद्रास्फीति की बात करें तो हेडलाइन मुद्रास्फीति की गणना उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई के आधार पर की जाती है। इस सूचकांक में कई श्रेणियां शामिल होती हैं जिन्हें अलग अलग वेटेज दिया जाता है। अगर मुख्य तौर पर बात करें तो इस सूचकांक में 3 श्रेणियां होती हैं। पहली श्रेणी है खाद्य वस्तुओं की श्रेणी, दूसरी श्रेणी है ईंधन और ऊर्जा की श्रेणी और तीसरी अन्य उत्पादों की श्रेणी। खाद्य वस्तुओं की श्रेणी को लगभग 46% वेटेज दिया जाता है, जबकि ईंधन और ऊर्जा की श्रेणी को 7% वेटेज दिया जाता है और अन्य श्रेणी को 47% का वेटेज दिया जा सकता है। इस तरह से हम इस पूरे चार्ट से हम हेडलाइन मुद्रास्फीति और कोर मुद्रास्फीति को भी समझ सकते हैं। इन तीनों को अगर एक साथ देखा जाए तो ये हेडलाइन मुद्रास्फीति कहलाएगी, जबकि अगर ऊपर की 2 श्रेणियों को हटा दिया जाए और केवल अन्य श्रेणी को रखा जाए तो इसे कोर मुद्रास्फीति कहा जाएगा। इन दोनों को हटाने का मकसद ये होता है कि इनकी कीमतें लगातार ऊपर नीचे होती रहती हैं, वे काफ़ी वॉलेटाइल होती हैं, जिसके कारण कोर मुद्रास्फीति निकाली जाती है। ये तो हुई हेडलाइन मुद्रास्फीति की बात। अब ये हमारे विषय से कैसे जुड़ती है? तो मुद्रास्फीति इन्हीं 3 कारकों से प्रभावित होती है, यानी देश में जो मुद्रास्फीति होती है वो इन्हीं 3 श्रेणियों से प्रभावित होती है। इसके एक उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, 2019 में मुद्रास्फीति लगभग 4.8% के आसपास थी और इसका जो मुख्य कारक था, जो मुद्रास्फीति को बढ़ा रहा था, वो था खाद्य कीमतों में वृद्धि। यानी उस समय खाद्य कीमतों में 6% की वृद्धि देखी गई थी, जिसके कारण अर्थव्यवस्था में समग्र तौर पर मुद्रास्फीति बढ़ रही थी। 2020-21 की बात करें तो इस साल भी मुद्रास्फीति 5% से ऊपर बनी हुई थी। इसका जो मुख्य कारक था वो था खाद्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि और अन्य श्रेणियों में कीमतों की वृद्धि। खाद्य वस्तुओं की कीमतों में 7% की वृद्धि हो रही थी उस साल और अन्य वस्तुओं की कीमतों में 5.5% की वृद्धि हो रही थी। इसके अलावा साल 2020-21 में तेल की कीमतें स्थिर बनी हुई थी, यानी तीसरा कारक जो है वो स्थिर बना हुआ था। लेकिन जो मौजूदा वर्ष है, जो मौजूदा समय है, इसमें यही कारक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। खाद्य वस्तुओं की कीमतें भी तेजी से बनी हुई हैं। इसके अलावा तेल की कीमतें भी तेजी से बढ़ रही हैं क्योंकि रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। इसके अलावा अन्य वस्तुओं की कीमतें भी तेजी से बढ़ रही हैं और ये तीनों कारक मिलकर देश में महंगाई को बढ़ा रहे हैं। तो ये तो हुआ कारण देश में महंगाई क्यों बढ़ रही है। अब ये महंगाई जो बढ़ रही है इसका क्या प्रभाव हो सकता है, ये किस तरह से आम आदमी को और किस तरह से अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है, इसकी बात कर लेते हैं। तो इसका सबसे पहला ये प्रभाव होता है कि इसके कारण जो आम लोग होते हैं उनकी क्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। क्रय शक्ति का मतलब होता है कि आप एक निश्चित अमाउंट से कितनी चीजें खरीद सकते हैं। उदाहरण के लिए मेरे पास 20 रुपए हैं और एक पेन की कीमत 5 रुपए है, तो मैं इस तरह से 20 रुपए से 4 पेन खरीद सकता हूँ। लेकिन अगर पेन की कीमत 5 रुपए से बढ़कर 10 रुपए हो जाती है तो मैं 20 रुपए से केवल 2 ही पेन खरीद पाऊंगा। इस तरह से मेरी परचेजिंग पावर कम हो गई है। इसी तरह से अगर मुद्रास्फीति बढ़ती है यानी चीज़ों की कीमतों में, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी होती है, तो मेरी परचेजिंग पावर, आपकी परचेजिंग पावर, हमारी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव गरीब लोगों पर देखने को मिलता है, संवेदनशील लोगों पर देखने को मिलता है, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो जो मुद्रास्फीति बढ़ी है उस दौर को संभाल सकें, उसमें अपनी स्थिति को सही बनाए रख सकें। इसके अलावा इसके कारण समग्र मांग में भी वृद्धि देखने को मिलती है। अब जब लोगों की क्रय शक्ति कम हो जाती है तो लोग कम चीज़ें खरीदते हैं, जिसके कारण अर्थव्यवस्था में मांग भी कम हो जाती है। लोग गैर ज़रूरी वस्तुओं और सेवाओं की मांग में कमी कर देते हैं। अब अगर चीज़ों की कीमत ज़्यादा होगी तो मैं जाहिर तौर पर छुट्टियों पर, वेकेशंस पर नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ वही चीज़ें खरीदूंगा जो मेरे लिए ज़रूरी हैं। तो इस तरह से गैर ज़रूरी वस्तुओं की मांग में कमी आ जाती है। इसके अलावा इसका एक प्रभाव बचतकर्ताओं पर, यानी वो लोग जो बैंक में अपना पैसा जमा करते हैं, उन पर भी देखने को मिलता है। उन्हें इसका नुकसान झेलना पड़ता है। नुकसान कैसे झेलना पड़ता है? उदाहरण के लिए मैंने कुछ पैसे बैंक में जमा किए और बैंक मुझे उस पर 6% का रिटर्न देता है, 6% का इंटरेस्ट देता है, लेकिन अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति भी 6% है। तो इस लिहाज से मुझे तो कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा। जितना पैसा मुझे बैंक से मिल रहा है इंटरेस्ट के तौर पर, उतना ही पैसा मुझे चीज़ों को खरीदने पर देना पड़ रहा है। लिहाज से मेरा कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा। अब अगर अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति 6% से ज़्यादा बढ़ जाती है और इंटरेस्ट रेट 6% ही बना रहता है, तो मुझे इस लिहाज से काफ़ी नुकसान भी होगा। तो इस तरह से बचतकर्ताओं को इसका नुकसान झेलना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर बोरोवर्स को इसका फ़ायदा होता है, यानी उधारकर्ताओं को स्थिति का फ़ायदा मिलता है, क्योंकि उन्हें अपने ऋण पर कम ब्याज दर चुकानी पड़ती है। इसके अलावा ये स्थिति सरकार को राजकोषीय घाटे संबंधी लक्ष्य की प्राप्ति में भी सहायता करती है। राजकोषीय घाटे संबंधी जो लक्ष्य होते हैं उन्हें नॉमिनल जीडीपी के प्रतिशत के रूप में निर्धारित किया जाता है। अब जब मुद्रास्फीति बढ़ती है तो इससे नॉमिनल जीडीपी भी बढ़ती है और सरकार अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम रहती है। लेकिन मुद्रास्फीति के कारण जब नॉमिनल जीडीपी बढ़ती है तो इसमें अर्थव्यवस्था का कोई विकास नहीं हो रहा, बल्कि ये इन्फ्लेशन के कारण बढ़ रही है।
इसलिए ये अर्थव्यवस्था के विकास का कोई संकेतक नहीं है। और प्रभावों की बात करें तो इसके कारण अल्पकाल में कंपनियों को लाभ देखने को मिलता है, क्योंकि चीज़ों की कीमतें ज़्यादा हो जाती हैं, इसलिए उन्हें उनके पास धन ज़्यादा आता है, उनकी आय बढ़ जाती है। लेकिन दीर्घकाल में उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं तो लोग उनकी मांग करना कम कर देते हैं, जिसके कारण उन्हें नुकसान होता है। कंपनियों की जो डिमांड होती है वो कम हो जाती है। इसके अलावा विनिमय दर पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है, जिससे रुपया कमज़ोर हो जाता है। रुपये कमज़ोर होने से भारत में विदेशी निवेश भी कम हो जाता है, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। इसका एक प्रभाव आम लोगों के मनोविज्ञान पर भी देखने को मिलता है। आम लोगों को लगता है कि जो कीमतें बढ़ रही हैं वो इसी तरह से बढ़ती रहेंगी, जिसके कारण वो खर्च करना बंद कर देते हैं, और ये स्थिति आगे चलकर स्टैगफ्लेशन यानी मुद्रास्फीति जनक मंदी को बढ़ावा दे सकती है। तो ये तो हुए प्रभाव कि किस तरह से ये जो मुद्रास्फीति बढ़ रही है, जो महंगाई बढ़ रही है, वो किस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था को और हमें प्रभावित कर सकती है। अब बात करते हैं कि चुनौतियां क्या मौजूद हैं। इस पूरी स्थिति से निपटने के लिए हमें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहली चुनौती तो यही है कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुए 2 महीने से भी ज़्यादा समय बीत चुका है और अभी तक इसका कोई परिणाम हमारे सामने नहीं आया है, और ऐसा लग रहा है कि ये युद्ध आगे आने वाले समय में लंबे समय तक चल सकता है। इसके अलावा इस युद्ध के आर्थिक परिणाम हमें जल्द ही वैश्विक अर्थव्यवस्था पर देखने को मिल सकते हैं, जिसका परिणाम हमें भारत पर भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा मनोवैज्ञानिक प्रभाव के कारण मांग में और कमी आ सकती है आगे आने वाले समय में, जैसे हमने बात की कि इसके कारण हम स्टैगफ्लेशन में जा सकते हैं। इसके अलावा यह स्थिति दीर्घकाल में कंपनियों की निवेश को प्रभावित करती है, जो कि समग्र तौर पर एक अर्थव्यवस्था में निवेश के इकोसिस्टम को प्रभावित कर सकता है। यानी भारत का जो निवेश इकोसिस्टम है, जो इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम है, वो इस पूरी प्रक्रिया के कारण, महंगाई के बढ़ने के कारण प्रभावित हो सकता है। ये तो हुई चुनौतियां। अब आगे एक प्रश्न पर बात कर लेते हैं। प्रश्न मेंस का है और आप इसे 250 शब्दों में हल करने की कोशिश कर सकते हैं। प्रश्न है कि मुद्रास्फीति की नियंत्रित दर देश की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, जबकि अत्यधिक दर अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकती है। कथन की विवेचना कीजिए। यानी आपको इस प्रश्न में बताना है कि अगर मुद्रास्फीति की दर नियंत्रित है, एक सीमा के भीतर है, तो वो अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर हो सकती है, जबकि अगर वो एक सीमा से ऊपर चली जाती है या वो एक सीमा से नीचे चली जाती है तो वो अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकती है। मुझे आशा है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से जिन भी तमाम पहलुओं की बात की गई है वो समझ में आएंगे, और अगर आपके प्रश्न पत्र में इससे संबंधित कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। धन्यवाद।